दूसरा टॉपिक है राइट टू रिकॉल। ये अभी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये हरियाणा में पंचायती राज पे एक्टिव हो चुका है। तो हम लोग फिर इसमें पढ़ेंगे क्या कि जो भी हम एमपी, एमएलए और या फिर पंचायती राज में जिसको हम चुनते हैं 5 साल के लिए, तो ये प्रोविजन बताता है कि उसके पहले हम इनको या इनके इलेक्शन को कैंसिल कर सकते हैं। तो टॉपिक यही डिसाइड करेगा कि प्रत्याशियों को वापस बुलाने का या राइट टू रिकॉल प्रोविजन क्या है, कैसे है, किस तरह है। तो इस टॉपिक को भी फ्रेम करें तो सबसे पहले आएगा कि एट प्रेजेंट करंट स्टेटस क्या है, तो वही हरियाणा वाली बात। फिर इसके लिए इसमें क्या प्रोविजन रखे गए हैं, प्रमुख प्रावधान क्या क्या है, फिर उसमें पॉजिटिव इंपैक्ट, फिर निगेटिव इंपैक्ट, ठीक है, उस इंपैक्ट की एनालिसिस और फिर उसके साथ उसका सजेशन और फिर उसका कंक्लूजन। बात करें तो 1 नंबर पर पहला आंसर का फॉर्मेट ये होगा, दूसरे पैरा में ये लिखा जाएगा, तीसरे पैरा में ये होगा, चौथे पैरा में ये होगा, 5वें पैरा में ये होगा, छठे पैरा में ये होगा और सबसे लास्ट 7वें पैरा में ये होगा। तो कोर्स का जो सिलेबस है, कोर्स का जो स्ट्रक्चर है और क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ खास अंतर नहीं है। सीधे सीधे प्रश्न आएंगे कि राइट टू रिकॉल प्रोविजन डेमोक्रेसी के ऊपर क्या इंपैक्ट डालेगा, या राइट टू रिकॉल प्रोविजन डेमोक्रेसी को किस तरह इफेक्टेड करेगा, या फिर रेस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी कैसे बनेगी, या उत्तरदायी लोकतंत्र की स्थापना कैसे होगी। कुल मिला के जो प्रश्न का प्रारूप होगा वो यही आएगा कि राइट टू रिकॉल हमारे एट प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो को, पॉलिटिकल सिस्टम को किस तरह इफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले बात इसी की करते हैं, करंट स्टेटस की बात करते हैं। तो जैसे अभी हम लोगों ने बातचीत की क्या, तो इसमें यह है कि हरियाणा का जो पंचायती राज है उसने एक बिल पास आउट किया है और इसमें राइट टू रिकॉल प्रोविजन को इंप्लीमेंट किया गया है। तो सबसे पहले इंट्रो में आपका यही आएगा कि हरियाणा गवर्नमेंट ने यह प्रोविजन किया है। अब रिकॉल का सही हिंदी होता है प्रत्यावर्तन अधिकार। अब इसे नहीं जाने तो बेहतर होगा। जैसे कंप्यूटर का हिंदी होता है संगणक, अब इसे नहीं जाने तो बेहतर होगा। रेलवे का भी लौह अयस्क विश्रामालय, मोबाइल का भी कई तरह के हिंदी होते हैं, तो न जाने तो ही बेहतर होगा। कुछ वर्ड्स को इंग्लिश में ही पढ़ना बेहतर होता है, ठीक है। तो हरियाणा गवर्नमेंट के अडॉप्ट करने के बाद क्या होगा, तो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण है। क्या, जब हम चुनते भी हैं कैंडिडेट को और जब हम उससे परेशान हो जाते हैं या उसके कामकाज से हम सेटिस्फाइड नहीं होते तो हम उसे रिकॉल भी कर सकते हैं, वापस भी बुला सकते हैं। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तीसरा देखिए, तीसरा ये है कि इस सिस्टम के तहत जो भी रिप्रेजेंटेटिव चुने जा रहे हैं वो काम ठीक नहीं करते हैं तो उनको 5 साल के पहले ही हम रिकॉल करके वापस बुला सकते हैं। तो वो डरे रहेंगे, वो काम भी ठीक करेंगे और जो उनको जिम्मेदारी दी गई है उसको वो फिल पूरा करेंगे। तो जो तीसरा सिस्टम है, जो तीसरा पॉइंट है वो कुछ इसी तरह का है। चौथा ये कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि ये जो बिल पास आउट हुआ है वो कैंडिडेट को या रिप्रेजेंटेटिव को हमेशा लिमिटेशन में बांधे रखेगा, रिस्पॉन्सिबल बनाए रखेगा और उनको डर भी लगा रहेगा। तो ये एक तरह से इसका नेक्स्ट पॉइंट है या इसका पॉजिटिव पॉइंट। फिर एक और भी है, 50% जो मेंबर हैं वार्ड के या ग्राम के वो रिटर्न में लिख के देंगे और लिख के देने के बाद वो पास आउट हो गया तो फिर इसकी एक्टिवनेस शुरू होगी, इसकी कार्रवाई शुरू होगी और फिर उनको वापस बुलाया जा सकता। हम बात कर रहे हैं प्रोविजन की। फिर आगे आइए, उसके बाद कार्रवाई शुरू होगी या एक तरह से वो प्रोसेस स्टार्ट होगा। उसके बाद से एक सीक्रेट बैलेट होगा, गुप्त मतदान, और उस सीक्रेट बैलेट के तहत 2/3 मेजॉरिटी अगर वहां पर उसके पक्ष में
एक तरह से सीक्रेट वोटिंग कर देते हैं तो फिर यह एक्टिव हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पहले एक तरह से सहमति ली जाएगी, उसके बाद वोटिंग डाली जाएगी, फिर उसके बाद अब आते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट पर कि ये सिस्टम बन तो गया है, लेकिन इस सिस्टम के बनने के बाद क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट हो सकते हैं प्रोविजन के बाद। एक तरह से कहिए यह रेस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करते हैं। एक तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी और एक तरह से अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम बनेगा। दूसरा, जो भी रिप्रेजेंटेटिव वो योग्य नहीं है उनके ऊपर कंट्रोल होगा। कहने का मतलब है कि कई बार लोग झटके में चुनाव जीत जाते हैं, तो उस तरह अब जीत के भी जाएंगे तो उनको अच्छे से काम करना पड़ेगा। अगर वो काम नहीं करते हैं तो उनको वापस बुलाने का डर रहेगा। इसके वजह से जो इसके ऊपर एक प्रेशर बना रहेगा पब्लिक का, वो हमेशा एक्टिव रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, या क्रिमिनलाइजेशन की जगह पर एक तरह से कहें करप्शन का जो स्टेटस है या पॉलिटिक्स जो करप्ट हो चुका है उसके ऊपर कंट्रोल होगा। ये दोनों चीजें होंगी। क्यों होगा कि मान लीजिए कोई क्रिमिनल चुनाव जीत जाते हैं, आपको लगता है ये तो मजाक है, तो उस स्थिति में उसको कंट्रोल किया जा सकता है कि ये क्रिमिनल ये क्यों चुन के आ गए। फिर उसके बाद क्या है कि जो पंचायती राज सिस्टम इंप्लीमेंट है उसके ऊपर लॉजिकल जुडिशियल एक्टिविटी एक्टिव होगी। मतलब अगर वो काम ठीक से नहीं करते हैं तो ये काम जुडिशरी का है कि जो काम ठीक से नहीं करता उनको रास्ते पर लाएं या उनसे ठीक ढंग से काम कराएं। उस स्थिति में जुडिशरी के ऊपर बहुत सारे प्रेशर आ जाते हैं जिसमें जुडिशरी और उलझ जाती है, खासकर तब जब 5 करोड़ देश में मुकदमे लंबित हैं। तो कुछ कुछ पंचायती राज के पास जुडिशियल रिलेटेड इश्यूज भी आ जाएगा, जिससे जुडिशरी के ऊपर जो प्रेशर है वो कम होगा। फिर उसके बाद कि जो निचले लेवल का एक तरह से कहा जाए समाज के जो सबसे नीचे के लेवल पर कमजोर बेबस लाचार हैं उसके हाथ में भी सत्ता आएगी, या ये कहिए डेमोक्रेटिक सिस्टम को अच्छे तरह से फुलफिल एक्टिव करने में उसका भी रोल यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो एक तरह से इंडिकेटर ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब इसी से रिलेटेड ये हमने तमाम तरह की अच्छी अच्छी बातें की। अब आते हैं थोड़ा बुरी बात या नेगेटिव पॉइंट्स या इसकी खामियां। सबसे पहली बात, भाई किसको किसका कैंडिडेट पसंद आता है, बड़ी समस्या है। बीजेपी वालों को कांग्रेसी नहीं पसंद आते, कांग्रेस वाले को बीजेपी नहीं आते पसंद आते। एक पोजीशन जब आएगी कि ये चुनाव अगर कांग्रेस वाले जीत गए तो फिर बीजेपी वाले वही काम करेंगे, और बीजेपी जीत गई तो कांग्रेस वाले यही काम करेंगे। तो कहने का मतलब है गवर्नमेंट जो है अनस्टेबल रहेगा। अनस्टेबल का मतलब हमेशा एक तरह से डर बना रहेगा, हमेशा एक तरह से खतरा बना रहेगा। क्या कि इनको हटाओ, इनको नीचे गिराओ, या इनको ऐसे करो, उनको वैसे करो, इस तरह की स्थिति रहेगी। दूसरा, इलेक्शन का हमेशा दबाव बना रहेगा। क्या इनको वापस बुलाओ, ठीक है, फिर से इलेक्शन कराओ, इस तरह की तमाम तरह की बातें हो सकती है जो प्रेशर क्रिएट होता है। तीसरा, ये एक राजनीतिक एजेंडा हो जाएगा, पॉलिटिकल पोल हो जाएगा। क्या इनको हराओ, इनको बोलने ही मत दो, और इनको किसी भी तरह इनको वापस बुलाओ या माहौल भड़काओ। जैसे आज क्या हो रहा है किसान आंदोलन में, जितनी भी मेजॉरिटी पार्टियां हैं वो इसका सपोर्ट कर रही हैं, और जितने ऑपोजिशन में, चाहे वो केजरी भाई हो, चाहे वो एनसीपी वाले हों, वो इसके विरोध में है। लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा है। क्या कहें कैसे? सीधी बात करते कि भाई एमएसपी ये सही है, एमएसपी में ये गलत है। अब देखिए शरद पवार जी को मैं एक उदाहरण देता हूं, बहुत बड़े नेता हैं, किसान नेता भी हैं, एक शब्द नहीं बोले कि अच्छा है या बुरा है, बट आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं कि ये कानून को वापस ले लिए। बट क्यों ले इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस ले ले। क्यों? विपक्ष कह रहा है, तो विपक्ष तो बहुत कुछ कहता है। अब ऐसे ही विपक्ष के हर मांग को सरकारें मांगने लगी तो सरकार कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। कोई भी गवर्नमेंट हो, याद करिए जब जीएसटी बना, कांग्रेस ने बनाया तो बीजेपी वालों ने विरोध किया।
जब आधार कार्ड बना कांग्रेस के टाइम पीरियड पर बीजेपी वालों ने विरोध किया। फिर उसी तरह जब बीजेपी ने यही दोनों चीज को इंप्लीमेंट किया तो कांग्रेस वाले विरोध कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए कि भारत की राजनीति की मुख्य विशेषता या नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स है ही कि जो भी मेजॉरिटी पार्टी करे ऑपोजिशन उसका विरोध करेगा। ऑपोजिशन का काम सही और गलत का डिसाइड करना नहीं, सरकारों की टांग खींचना है। तो वो चीजें यहां भी आ जाएंगी क्या कि एक तरह से पॉलिटिकल पोल एक तरह से ये सिद्ध हो सकता है। फिर जो भी कैंडिडेट जीत के जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव, उनकी जो एक्टिविटी है वो इफेक्टेड हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो कुछ भी डेवलपमेंट एक्टिविटी में जो एक वैल्यूबिलिटी होती है वो भी इफेक्टेड हो सकती है, ये एक नॉर्मल पॉइंट है। और खर्चे में और ज़्यादा ग्रोथ होगा। क्या पता लगा ये काम कर रहे हैं, किसी को काम पसंद नहीं आया, ले भाई इनकी टांग खींचो या इनको वापस बुलाओ या इनके हर काम में एक तरह से बैरियर क्रिएट करो, इससे एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो एक अनावश्यक एक तरह से कहिए प्रेशर क्रिएट होगा। अब बात करते हैं कि भाई एक्सपर्ट क्या कहते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं क्या कि इससे पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ेगा। दूसरा, एक तरह से सिक्योरिटी सिस्टम अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट होगा, जांच व्यवस्था। तीसरा, एक तरह से कहिए तो अच्छे तरीके से हर लोग अपना पक्ष रखेंगे, स्ट्रॉन्ग एक तरह से ऑपोजिशन हमेशा खड़ा रहेगा। और एक तरह से एक अगला पॉइंट ये भी है कि वर्तमान में जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें रिफॉर्म होगा या प्रेजेंट टाइम पीरियड में जो सिचुएशन चल रहा है उसमें भी रिफॉर्म होगा। तो यहाँ पर पीटी लेवल से सवाल जो बनने के चांसेस हैं वो यही है एकमात्र कि किस स्टेट में यह सिस्टम पहली बार इंप्लीमेंट हुआ है, राइट टू रिकॉल। और हो सकता है कि वर्ल्ड लेवल पर ऐसा क्या सीन रहा है, तो हरियाणा पे क्या रहा और वर्ल्ड लेवल पर क्या रहा, इसके बारे में पीटी के ऊपर फैक्चुअल बस एक ही लाइन हो सकता है। हाँ, मेंस का ये अच्छा क्वेश्चन है जिसकी हम लोगों ने चर्चा की कि 250 वर्ड्स में अगर सवाल आ गया तो हमको इसी लेवल के ऊपर डिस्कस करना है। मैं आपको एक मॉडल आंसर दिखा रहा हूं क्या कि सेंट्रल और स्टेट इलेक्शन में अगर एक साथ कराया जाए तो क्या होगा। तो अगर ऐसे प्रश्न आए, फिलहाल ये सिर्फ हिंदी में है, इसका इंग्लिश अगली बार पीडीएफ में आपको सेंड कर दिया जाएगा। अगर सेंट्रल और स्टेट के इलेक्शन एक साथ हो रहे हैं तो इसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले पैरा में हम लोग डिस्कस करेंगे कि करंट स्टेटस क्या है, फिर बैकग्राउंड क्या है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है, पॉजिटिव पॉइंट क्या होगा, नेगेटिव पॉइंट क्या होगा, एक्सपर्ट रिकमेंडेशन क्या कहते हैं और कंक्लूजन क्या होगा। वर्ड लिमिट आप अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा जो मार्क्स मिलते हैं वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर मिलते हैं कि आपकी अपनी व्यू क्या है। ध्यान रखिएगा मैक्सिमम मार्क्स इस पे मिलेंगे। ये क्या है ना, ये कट कॉपी पेस्ट या एक न्यूज़ है और इसकी ये एनालिसिस है, मार्क्स इस पे मिलेंगे। तो इसकी हमने एक फ्रेमिंग कर दी है। मान लीजिए इस क्वेश्चन को 250 वर्ड्स में लिखना है तो इसमें हो सकता है कुछ चेंज हो, 350 वर्ड्स में लिखना है तो थोड़ा और लिख देंगे, लेकिन ये कंपलसरी है सबसे ज़्यादा फोकस पॉजिटिव नेगेटिव पर और फिर एक एक्सपर्ट रिकमेंडेशन पर, ठीक है। तो जो आपको फोकस करना है वो यही 3 फेज पे फोकस करना है। अब आइए इसका उत्तर क्या होगा। सबसे पहले एक हम देते हैं इंट्रो में क्या लिखेंगे। इंट्रो में लिखेंगे क्या, एट प्रेजेंट टाइम एक फेमस सब्जेक्ट के ऊपर एक साथ सेंट्रल और स्टेट का एक्टिवनेस बात की जा रही है और वो है इलेक्शन कराना। ये हो गया आपका इंट्रो। आमतौर पर बच्चे लोग पूछते हैं उत्तर लिखे कैसे, ये एक बड़ी समस्या है। बार बार पूछते हैं सर कैसे लिखें कैसे लिखें। अपने 6 साल के इस टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने इस चीज़ को देखा कि बच्चे लोग पूछते हैं सर स्टार्टिंग कैसे करें। स्टार्टिंग क्या करना है, जो आपकी समझ है लिखते हैं। जैसे आप लेटर लिखते हैं ना, प्रणाम, सेवा में ये मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे छुट्टी दी जाए, तो एक फॉर्मेट होता है। उसी तरह आंसर का एक फॉर्मेट होता है क्या, सबसे पहले करंट न्यूज़ को डाल दे जो चीज़ न्यूज़ में है, फिर उसके बाद
इसके प्रोविजन को डालें। ये आपका सेकंड लाइन होगा। क्या? इसके तहत जो वोटर्स हैं एक साथ वोटिंग करेंगे। पहला इंट्रो में ये दूसरा पॉइंट। तीसरा ये आप डालते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। यही पीटी का भी फैक्ट है, यही मेंस। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल ये एक साथ इलेक्शन कराने संबंधी रिलेटेड प्रोविजन को मेंशन है या मेंशन करता है, और इसी के तहत 1967 तक इलेक्शन होते रहे। ध्यान रखिएगा, ये तीसरा पॉइंट है। पहले पॉइंट, दूसरे पॉइंट के बाद तीसरा पॉइंट है। ये एक आपने इंट्रोडक्शन दे दिया। अब आप इसकी एनालिसिस शुरू करते हैं कि अगर एक साथ इलेक्शन हम कराते हैं तो क्या इंपैक्ट आएगा। उसको भी बोलते हैं कि सपोज हम एक साथ इलेक्शन कराते हैं तो इसका इंपैक्ट आएगा, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। और आप इसी को एक्सप्लेन करते हैं कि आपने ऊपर लिख दिया कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, और इसके अब ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव। एग्जामिनर इसको पढ़ने के बाद तुरंत ही समझ जाएगा कि बच्चा मैच्योर है और हर स्टेज से उसको पता है कि क्या क्या। पहले पॉइंट में आइए कि इलेक्शन के कारण बिहेव ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता इंप्लीमेंट होगा, जिससे डेवलपमेंट वर्क इफेक्टेड होगा, जिसकी चर्चा हम लोगों ने की है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, एक्सपेंडिचर खूब बढ़ेगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट्स के बाद आप तीसरे पॉइंट्स के देखिए कि ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनका वर्क इफेक्टेड होगा। ठीक है, जो जनरल पब्लिक लाइफ है वो भी इस बिहेव ऑफ कंडक्ट के इंपैक्ट के वजह से इफेक्टेड होती है, वो भी होगा। फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट को देखिए, सोशल इश्यूज जिनकी बात हम लोगों ने की, नारों के ऊपर, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, या फिर बिहार में बालू आलू और लालू, या चढ़गुंडों की छाती पे मुहर लगा हाथी पे उत्तर प्रदेश, योगी एक हाथ में भाला एक हाथ में माला लेके रहते हैं, केजरीवाल भाई, ममता दीदी, इस तरह के कई इश्यूज हमेशा इलेक्शन में चर्चे में रहते हैं। आज तो ये है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चिढ़ाना है तो मोदी मोदी कह दीजिए। बहुत पहले यही सिचुएशन होता था कि एक पॉलिटिकल पार्टी को दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी कैंडिडेट को नीचा दिखाना होता था तो वो इंदिरा गांधी का नाम लेता था। अब जैसे क्या है, ममता दीदी के बारे में जो इलेक्शन में सीन दिखाया गया, क्या दिखा कि ममता दीदी एक इलेक्शन चुनाव सभा में भाषण देने गई और किसी ने नारा लगा दिया, मोदी मोदी, जय श्री राम, भारत माता की जय, तो इससे चिढ़ जाती हैं। तो ये सिचुएशंस पहले भी हो चुका है पॉलिटिक्स में, और इस तरह के जो भी सोशल प्रॉब्लम है वो हमेशा इफेक्टेड रहेंगे। खासकर इलेक्शन के टाइम पीरियड में तो हमेशा रहते हैं। अगर एक साथ इलेक्शन हुआ तो इनके ऊपर थोड़ा कंट्रोल हो सकता है या इनमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। अब फिर पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ इलेक्शन को जीतने में इन्वॉल्व रहती हैं, डेवलपमेंट एक्टिविटीज के ऊपर उनका एक उतना ओवरव्यू नहीं हो पाता। लेकिन अब एक साथ जब इलेक्शन होंगे तो पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर भी एक तरह से प्रेशर आएगा और वो लोग डेवलपमेंट एक्टिविटीज को भी एक मुद्दा बनाएंगे। तो ये हो गया एक पॉजिटिव पॉइंट्स। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स के। नेगेटिव पॉइंट्स में वही सारी बात कि अगर गवर्नमेंट ने मेजॉरिटी को खो दिया, गवर्नमेंट गिर गई, तब सिचुएशंस क्या होगा। दूसरा, सेंट्रल और स्टेट लेवल के ऊपर जो भी एक गवर्नमेंट को लेकर के प्रोविजन है उसमें एक तरह से चेंज करना पड़ेगा, उसमें रिफॉर्म करना पड़ेगा। रीजनल लेवल के पॉलिटिकल पार्टियों का जो प्रोटेस्ट होता है उसके इश्यूज, उसके इलेक्शन अलग अलग होते हैं, और जब एक साथ चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को निगलने का प्रयास करेगी या इफेक्ट करने का प्रयास करेगी। ये एक बार हो चुका है, दूसरी बार भी हो चुका है। ठीक उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के चुनाव में जो पब्लिक्स और लीडर के बीच में डायलॉग है, संवाद है, बातचीत है, उसमें कमी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्शन होगा तभी तो कैंडिडेट बार बार आपके क्षेत्र में जाएंगे, दौरा करेंगे, मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। उस सिचुएशंस में एक तरह से नेता और पब्लिक के बीच में डायलॉग, इंटरेक्शन बना रहता है, यहाँ कम होगा। फिर उसके बाद से जो फेडरलिज्म की एक तरह से फीलिंग है वो इफेक्टेड होगी। अभी मैंने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट हावी हो जाएगी।
देश की डाइवर्सिटी, इक्वलिटी, सोशल जस्टिस, ये सब तमाम मुद्दे आज देखिए पूरे देश में सबसे ज़्यादा कौन सा मुद्दा हावी है? नेशनलिज्म का। कभी बिहार में बात करें तो सोशल जस्टिस का था, यूपी में बात करें समाजवाद का, बहुजनवाद का, इस तरह की तमाम बातें थीं जो स्टेट के पॉलिटिक्स को इफेक्टेड करती थी। महाराष्ट्र में चले जा रहे तो मराठावाद का, इस तरह की चीज़ें हैं जो उभर करके आई हैं, तो वो सारी चीज़ें इफेक्टेड होती हैं। बस 5-5 पॉइंट पर्याप्त है और फिर उसमें आप कंक्लूड कर सकते हैं कि एक साथ इलेक्शन कराने पर लॉ कमीशन, पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपना एक रिकमेंडेशन दिया है। इसके ऊपर उन्होंने एक तरह से एग्री वाली फीलिंग दी है और कहा है कि इसके एक्सपीरियंस ऑलरेडी हमारे पास पहले है तो कराया जा सकता है। ठीक उसके बाद बता सकते हैं क्या कि एक साथ इलेक्शन कराने पर ये चीज़ें हैं और यहाँ ये चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं और एक साथ कराने पर ये चीज़ें अब नहीं होंगी। कैसे? तो जितने भी ब्लैक मनी का यूटिलाइजेशन है, करप्शन है, रीजनल पार्टी की नेगेटिव रोल है, एक तरह से कोलिब्रेशन गवर्नमेंट में ये काफ़ी उठा हुआ है, इस सब के ऊपर कंट्रोल होगा, इसलिए यह होना चाहिए। और लास्ट में आप कंक्लूड करेंगे क्या कि ये सम स्पेशल कंडीशन है जिसके ऊपर बिहेव ऑफ कंडक्ट, एक्सपेंडिचर, ये सब तमाम तरह की चीज़ें हैं जो कि और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हमारा उत्तर या आपका उत्तर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा, आप सरकार के समर्थन में कम से कम 60% आपकी बातें जरूर रहें और जो निगेटिव भी है ना उसको कहें कि यहाँ सुधार करने की या यहाँ सुझाव देने वाले स्टेटमेंट में सुधार करने की ज़रूरत है या यहाँ नीड है या यहाँ समस्या आ सकती है। आप एकदम एक तरफा बातें कभी ना बोले कि नहीं ये नहीं होना चाहिए या फिर ये एकदम बिल्कुल होना चाहिए। आपका उत्तर काफ़ी बैलेंस होना चाहिए। तो यही अप्रोच है पढ़ने का। पीटी मेन और इंटरव्यू कुछ नहीं होता। मैं अपने हर टॉपिक में, हर लेक्चर में ये बात कहता हूँ कि पीटी मेंस और इंटरव्यू की तैयारी अलग नहीं होती। किसी एक टॉपिक को पढ़ें, उसके पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ें, पीटी के लायक फैक्ट को निकालें, फिर मेंस के एनालिसिस करें और फिर इंटरव्यू की भी वही बातें हों। अगर इस टॉपिक का इलेक्शन में कहीं पर अगर इस टॉपिक का ऐसे में कहीं पर यूटिलाइजेशन है तो आपके दिमाग में ये फ्रेमवर्क होना चाहिए। तो ये 2 टॉपिक्स आज हमने पढ़ा। इसके बाद अगले टॉपिक्स में फिर हम किसी नए टॉपिक को लेंगे और इसी तरह 3-4 हिस्सों में बांट के पढ़ेंगे। इसका इंग्लिश भी लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। उम्मीद है कि आपको ये सब तमाम तरह की बातें समझ में आ रही होंगी। बहुत ही आसान शब्दों में समझने वाले स्टेटमेंट्स का हमने यूटिलाइजेशन या प्रयोग किया है। कहीं कोई प्रॉब्लम फिलहाल आने की संभावना तो नहीं है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप ज़रूर मैसेज के द्वारा या फिर कॉल करके आप ज़रूर पूछें। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।